या क्षणी जब दिमाग सोच भी नहीं पा रहा हो कि कैसे आगे जीवन को ले जाना है, वैसे में एक अनजानी रोशनी भी कभी कभी हमें जीवन की ओर ले जाती है। मेडिकल कॉलेज फाइनल ईयर में पढ़ रहे हितेन की गर्लफ्रेंड ने कुछ महीने पहले ही सुसाइड किया था। उसकी मौत के बाद से हितेन पूरी तरह बदल गया था। क्लास के वक्त कॉलेज के पास वाले चर्च में रहता और रात के वक्त हॉस्टल के अंधेरे कमरे के एक कोने में। ऐसे ही अपने जीवन में हताश हितेन रात के 3 बजे बैठा हुआ पंखे की ओर देख रहा था। क्या किया तूने इतनी मेहनत करके? कुछ हासिल हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं। इंटरनल में फेल हो गया, उसके मार्क्स फाइनल्स में नहीं आएंगे, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, डॉक्टर बनने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं कैसे ऋणी को मुंह दिखाऊंगा, कैसे? रोते हुए हितेन के हताश मन में न जाने कहां से गुस्सा आ जाता है और वो अलमारी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है, जहां उसे अपनी गर्लफ्रेंड का पुराना दुपट्टा मिलता है। तुम भी तो छोड़कर चली गई ना मुझे, और आज तुम्हारा मुझे डॉक्टर बनता देखने का सपना भी मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास ऋणी। ये कहता हुआ वहीं पड़े एक नोकीले मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने बाएं हाथ में लेकर हितेन अपनी दूसरी हाथ की हथेली में भोंक देता है और बहते हुए खून से लिखता है एक चिट्ठी अपनी मौत की। पर तभी उसके फोन पर उसके दोस्त का कॉल आता है, जो घबराती हुई आवाज में कह रहा था, हितेन भाई तू कहाँ है भाई? पोस्टमार्टम रूम में आज पता चला है क्या हुआ? मैं एक डेड बॉडी के शरीर को फाड़ रहा था और उसकी आंखें खुल गईं। मैं डर से चिल्लाने लगा और भागता हुआ शीशे से टकरा गया और उसी गेट के पार मुझे रीढ़ी दिखाई दी। अब तो वो सबको दिखेगी ही। 5 साल बाद रोहन की फोन पर किसी अनजान लड़की का कॉल आता है। याद है 2018 बैच? कॉलेज में रीयूनियन पार्टी है, उस बैच के सभी बच्चे आ रहे हैं। पर तुम कौन हो? और कॉलेज तो बंद हो चुका है ना? हेलो। रोहन पूरी बात कहता भी नहीं और फोन कट हो जाता है। ऐसे ही फोन कॉल उस बैच के कई बच्चों के पास आता है और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर सभी वहां पहुंचने को निकल जाते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले जेएसबी मेडिकल कॉलेज के एग्जामिनेशन हॉल में आग लग गई थी, जिसमें न जाने कितने स्टूडेंट्स मारे गए थे। सभी बच्चों के पेरेंट्स ने कॉलेज पर केस कर दिया था और कॉलेज बंद हो गया था। आज पूरे 5 साल बाद फिर जब कॉलेज में स्टूडेंट्स आने वाले थे, यहाँ सड़क बची कहाँ है? पूरा का पूरा जंगल हो गया है। ये सब तो ठीक है, पर इतनी सडनली रीयूनियन पार्टी कौन रखता है? कॉलेज तक पहुँचने वाला पूरा रास्ता जंगल से घिर चुका था। सूखे पत्तों के ऊपर से गाड़ियाँ आगे आ रही होती है कि तभी एक साथ सभी गाड़ियों का फ्यूल रेड पर पहुंच जाता है और गाड़ियां बंद हो जाती है। टंकी तो मैंने फुल करवाई थी। फिर रात के अंधेरे में सभी जंगल के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ते। वहीं से कुछ दूर गोल से चांद की ठीक नीचे उन्हें अपने कॉलेज का शिखर दिखाई पड़ने लगता है कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई प्रिया कहती है, ओह माय गॉड, यहाँ तो सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। बहुत केसेस देखे मैंने, बहुत केस, पर कभी ऐसा नेगेटिव सा फील नहीं हुआ। मेरा शरीर ना बहुत खींचा खींचा सा लग रहा है। मैं अपने घर में बच्चे को छोड़कर आई हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे कॉलेज जाना चाहिए। पता भी नहीं है किस कारण उस दिन कॉलेज में आग लगी थी। तुम एक सर्जन हो, तुम ऐसा कहोगी तो फिर हो गया जिया। नहीं, वो बात नहीं है। एक बार नजर घुमाओ और इस सुनसान जंगल को देखो। ऐसा नहीं लगता कि ये हमें निगलना चाहती है? धीरे धीरे सभी आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी रोहन की नजर पुराने चर्च पर पड़ती है, जिसके बाहर एक छोटी सी लाइट जल रही थी। किसी को बिना कुछ कहे रोहन चर्च की ओर बढ़ने लगता है। पूरे जंगल में उसे अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो बस रात के कीड़ों की आवाज। जैसे ही वह चर्च के करीब पहुंचता है, सड़े मांस की बदबू की दुर्गंध बढ़ती जाती है। रोहन का मुंह सूखता जा रहा था। वो किसी तरह थूक निगलकर गले को गीला कर रहा होता है कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। रोहन घबराकर पीछे मुड़ता है। वह नहीं है कॉलेज, ये चर्च है, चलो। बड़ी बड़ी आंखें, बदला हुआ मिजाज और काली सफेद दाढ़ी। हितेन पूरी तरह बदल चुका था। वह रोहन का हाथ पकड़े कॉलेज की ओर बढ़ने लगता है। सभी एक साथ कॉलेज पहुंचते हैं, जहां न कोई डेकोरेशन था और ना ही कोई रोशनी। ये कैसी रीयूनियन पार्टी है जहाँ बस हम 7-8 लोग ही हैं? बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत सारे, पर वह सब हॉल नंबर 2 में हैं।
हॉल नंबर 2 में ही तो आग लगी थी ना। हितेन के पीछे पीछे सभी हॉल नंबर 2 में जाते हैं। हॉल नंबर 2 पूरी तरह से जला हुआ था। वहाँ आज भी आधे जले हुए स्टूडेंट्स की हड्डियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। ना ही रोहन ना ही कोई और समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कि तभी उन्हें ऐसा लगता है कि दरवाजे के बाहर से कोई लड़की भागकर पोस्टमार्टम रूम की ओर जा रही है। हितेन, बाहर से अभी एक लड़की भाग कर गई। उसके हाथ में मैंने वो टैटू देखा जो रीडी ने बनवाया था। वो रीडी ही थी। मरे हुए लोग चले जाते हैं, वापस नहीं आते। कभी आएंगे तो मिलेंगे जरूर, ऐसे भागते नहीं फिरेंगे। अब इन मुर्दों को ही देख लो, यहीं पड़े हुए हैं। हमें देखकर ये क्यों नहीं भागे? उस दिन अगर हमारी गाड़ी का टायर पंचर नहीं हुआ होता तो हम सब भी वक्त पर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते और इन सब की तरह जलकर राख हो जाते। याद मत दिलाओ यार। यहाँ कोई है? कोई और भी है क्या? कमरे के बाहर से फिर कोई गुजरा, पीएम रूम की ओर। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि बंद होने के बाद भी जीएसपी कॉलेज और उसके पास वाले चर्च में हरकतें देखी है लोगों ने। और यह सुनते ही खुद में मुस्कुराकर हितेन धीरे से कहता है, यक्षिणी। हितेन कमरे के बाहर निकलकर पीएम रूम की ओर बढ़ने लगता है। कॉरिडोर को क्रॉस करते वक्त प्रिया की नजर वॉशरूम पर पड़ती है, जहां कपड़े टांगने वाले हैंडल पर कोई लड़की उल्टी लटक रही थी। उसके बाल फर्श को छू रहे थे। रुकना मत, कोई भी नहीं, मैं सबको बचा लूंगा। सभी हितेन के साथ पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं, जहां वह देखते हैं कि नंगे लाशों के बीच बैठा हितेन उनके शरीर का पोस्टमार्टम कर रहा है। लाशों को फाड़ फाड़ कर उसके अंग निकालकर हितेन यक्षिणी को खाने के लिए देता जाता है। आधे पिशाच और आधे इंसान के शरीर में रीढ़ी आधी यक्षिणी बन चुकी थी। वह पागलों की तरह मांस को खाई जा रही थी। हितेन तो हमारे साथ था, तो ये कौन है? रेणी, तुमने तो सुसाइड कर लिया था ना, तो फिर ये सब क्या है? तभी पीएम रूम की ट्यूबलाइट खुद ब खुद ब्लिंक होने लगती है। सीलिंग का पंखा जोर जोर से घूमता हुआ नीचे आकर एक लाश के मुंह पर गिर जाता है। लाश का चेहरा बुरी तरह फट जाता है और चारों तरफ खून बिखर जाता है। रीढ़ी सभी के सामने झुककर उस खून को चाटने लग जाती है। बस यह 8 लोग और फिर तुम पूरी तरह यक्षिणी बन जाओगी, और यह प्रूफ हो जाएगा कि इंसान खुद मरकर खुद को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में हायर स्टेज तक ले जा सकते हैं। रीढ़ी, तुम जीत जाओगी। वहां मौजूद सभी लोग भागने के लिए दरवाजे की ओर जाते हैं, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। भाई, तू ये सब क्या कर रहा है? तू होश में तो है? हितेन, होश में आ। हितेन, उस डायन ने तुझ पर कोई जादू कर दिया है। डायन नहीं है, रीढ़ी। उसके पैर देखो, मेरी यक्षिणी। सभी रीढ़ी के पैर की ओर देखते हैं। उसके पैर हवा में थे। सभी के सामने यक्षिणी पूरी तरह हवा में पलटी मारकर अपने हाथों के बल लाशों के ऊपर से एक ओर से दूसरे एक कोने में चली जाती है। हाथ में कैंची लेकर यक्षिणी अपने दूसरे हाथ में भौंकना शुरू करती है। यक्षिणी की झुकी हुई आंखें लाल खून से भरी हुई अचानक ऊपर उठती हैं और फिर भरी आवाज में वो कहती है, याद है रोहन, वो रात बॉनफायर वाली, जब हम सब साथ बैठे थे और मैंने तुमसे कहा था कि यक्षिणी होती है। मैंने पढ़ा है, मैंने बताया भी था कि जंगल में एक औरत को पेड़ पर उल्टा लटकते हुए मैंने देखा है, पर तुम माने नहीं और मेरा मजाक उड़ाने लगे। यह बोलती हुई यक्षिणी एक पैर जमीन पर मारती है और सीधा रोहन के कंधे पर बैठ जाती है और एक मुक्का उसके सर पर मारती है। रोहन का सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसके माथे के अंदर से छोटे छोटे कीड़े बिलबिलाते हुए कमरे के चारों ओर फैल जाते हैं। कितना मजाक उड़ाया था तुम सब ने मेरा, पर मेरे हितेन ने मेरा साथ दिया। उसने मुझे कहा कि वो यक्षिणी को ढूंढने में मेरी मदद करेगा, पर हमें यक्षिणी मिली ही नहीं। फिर मैंने खुद को यक्षिणी बनाने का सोचा, पर उसके लिए मुझे जीते जी मरना होता और अपने साथ कई और लोगों को मारना होता, जिनकी ताकत लेकर मैं पूरी तरह यक्षिणी बन जाती। कितना रोया था मैंने उस दिन, हाँ कितना। जिंदा पूरी तरह होश में अपने सामने बैठी हुई रीढ़ी को टुकड़ों में काट दिया मैंने, फिर भी एक बड़ी सी सुई से उसके उस कटे हुए पार्ट्स को स्विच करके पंखे पर लटका दिया।
पास के चर्च के फादर को मैंने मारने की धमकी दी और उन्होंने अपने ताकत की मदद से मुझे मेरी रीढ़ी की आत्मा से मिलाया। और फिर रीढ़ी मुझे बताती गई कि क्या करना है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? उसे चर्च के फादर को ही रीढ़ी ने अपना पहला शिकार बनाया। उस दिन एग्जाम हॉल में सभी को मार दिया मैंने बुरी तरह, और किसी को मुझ पर शक न हो इसीलिए पूरे क्लासरूम में आग लगा दी। तुम सबको भी मारने वाला था मैं, पर ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज में आग लग जाने के कारण कॉलेज ही बंद हो गया। उनके सभी के अंगों को खा खा कर देखो, मैं आधी यक्षिणी तो बन गई हूँ, आधी प्रेत और आधी इंसान। पर जल्दी ही तुम 8 को मार कर मेरा मतलब है तुम 6 को मार कर मैं पूरी तरह यक्षिणी बन जाऊंगी। उसी वक्त हिते ने कैंची लाता है और प्रिया की आंखों में भोंक देता है और वहां मौजूद 8 से 6 लोग हो जाते हैं। कितनी काली रात होगी वह, कितनी काली। अगली सुबह शहर के जाने माने सर्जन रातों रात अपने घर से लापता हो चुके हैं। एक साथ 8 ऐसे सर्जन के गायब होने से देश के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को बड़ी क्षति पहुंची है।